हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी तक के हमने जीओसी वाले लेक्चर में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल वगैरह के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ा। उनको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सीखा। अब इस वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट कि रेजोनेंस क्या होती है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन सारे चीज़ों को लर्न करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। अब देखो, रेजोनेंस को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। आपके पास बेंजीन रिंग है, मान लीजिए कार्बन नंबर को हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड लेंथ और कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच का बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा, बॉन्ड लेंथ में, इनके बीच के बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल से स्टूडेंट हो, 11th के हो या 12th के हो, अगर आपने रेजोनेंस को नहीं पढ़ा है तो आप क्या कहोगे कि सर देखो, क्या है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इनके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, उससे कम होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ अप्लाई करें तो क्या कहेंगे सर कि कार्बन 1 और कार्बन 6 का बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेरिजन टू द कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच के बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है, ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड लेंथ और कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच का बॉन्ड लेंथ, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जब ऐसा हो रहा है तो ये तो फैक्ट है, ये एक्चुअल है, रियलिटी है, ये रियल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करा गया, एक थियोरी लाई गई, बनाई गई, जिस थियोरी को बेसिकली क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इसी बेंजीन रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं तो देखो, दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है, बेंजीन ही है, दोनों के दोनों बेंजीन ही है। बट क्या है, इसमें सिर्फ क्या किया गया है, पाई बॉन्ड का जो बेसिकली पोजीशन को अलग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल के पॉसिबल होते हैं, सारे स्ट्रक्चर को मिला करके क्या कहा जाता है, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके क्या किया जाता है, इन दोनों को मिला करके या दोनों की प्रॉपर्टीज को मिला करके एक अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, जो कि क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हो आप रियल स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप बुक्स में ऐसे भी देखते हो या फिर सिंपली इस तरीके से देखते हो, बीच में सर्कल किया रहता है, ठीक है। तो इनको बेसिकली कहा जाता है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर बात करी जाए बेंजीन रिंग का एक्चुअल स्ट्रक्चर का, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और ये सारे क्या होते हैं, जो अलग अलग तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उनको कहते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, या फिर कई बार कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले वाले मॉलिक्यूल में। अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर से अगर बेंजीन रिंग के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे क्या कि डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड को अलग तरीके से मानेंगे, सिंगल को अलग तरीके से मानेंगे, यानी अलग अलग बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे इस अकेले मॉलिक्यूल से, अगर बॉन्ड लेंथ की से बात करें, अभी बॉन्ड लेंथ को अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो दोनों में से किसी को मिला करके, मतलब किसी एक से हम लोग पार्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो
जब दोनों को मिला करके, दोनों के स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को मिला के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे हम क्या देख रहे हैं, ना तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 1 होगा। वहीं बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 2 होगा। लेकिन ना तो यहाँ 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ना ही 2 होता है। एक्चुअल जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.5। जो कौन बताता है आपको, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का, वो बताता है। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझने के लिए क्या कहा गया है, इसका थ्योरी आप सुनेंगे इसको ध्यान से और नोट करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। क्या कहा जाता है कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन और अ स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड by a single structure or representation, then we require two or more than two structure to explain all the properties of that compound। ठीक है, क्या कह रहे हैं, we require two or more than two structures to explain all the properties of that compound, then that compound is said to behave resonance phenomenon। क्या कहते हैं कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस फेनोमेनन है। ठीक है, और अलग अलग जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके लिए, यानी जो वेरियस स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समटाइम दीज आर नोन एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और समटाइम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बात क्लियर है, थ्योरी लिख लेंगे इस तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उनको क्या कह रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिंपली ROS लिख देंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, जैसे बेंजीन रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को मिला करके एक एक्चुअल, इसी चीज को क्या कहेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, या रियल स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, तो दो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उनको क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनको मिला करके जो एक अलग स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात क्लियर है। ये जो रेजोनेंस जो होती है, रेजोनेंस की जो थ्योरी होती है, कंप्लीटली क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। कि एक्चुअल अगर बात करी जाए तो बेंजीन रिंग का जो एक्चुअल होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5 होता है। इनके बीच में ना तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बराबर होती है, ना डबल बॉन्ड के बराबर होती है, इनके बीच में होती है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए क्या, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बनाई गई, जिसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। जिसके हेल्प से क्या हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं सारी प्रॉपर्टीज को, किसी भी स्ट्रक्चर का या कंपाउंड का, जिसका एक मॉलिक्यूल या एक स्ट्रक्चर से हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बात क्लियर है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो रखी होगी। बात क्लियर है। चलो अब देखो अगली चीज जो हमें सीखनी है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो रहेगा, दैट मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल या कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा। अब प्लेनर होना पड़ेगा यानी हम लोग कह सकते हैं उसके जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, या तो sp हाइब्रिडाइज होंगे या sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, तभी जाके क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है। बात क्लियर है। और दूसरी जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज, इसको समझते हैं अच्छे से, क्या है, लिख रहे हैं क्या, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड।
ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक नई टर्म आई है कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड को समझते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड को समझने के लिए एक लाइन हम लोग और लिख सकते हैं। सिंपली क्या कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 p orbitals, एटलीस्ट 3 p orbitals which are adjacent, जो अगल बगल में हो, एक दूसरे के अगल बगल में हो, which are adjacent should be parallel, क्या होनी चाहिए, उनको पैरेलल होनी चाहिए। जो 3 ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल अगल बगल में आजू बाजू वाले, उनको क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तब क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बात क्लियर है? ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो 2 तरीके का होता है। बिल्कुल ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी आगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं हम लोग, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम। और दूसरी होती है क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, आप कंप्लीट लिखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब दोनों को समझते हैं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है और क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है। मान लीजिए जब 3 p ऑर्बिटल्स क्या हो, मिनिमम 3 p ऑर्बिटल्स जो हो वो पैरेलल हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मिनिमम 3 p ऑर्बिटल्स which are adjacent, क्या हो, एक दूसरे के आजू बाजू हो, एंड पैरेलल हो। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा दैट शुड बी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तो वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। वहीं क्रॉस को क्या कहेंगे, इसमें भी पहली कंडीशन सेम रहेगी, मिनिमम 3 p ऑर्बिटल्स व्हिच आर एडजेसेंट एंड पैरेलल। क्या होना चाहिए, जो 3 हैं आपके पास कॉन्जुगेट एडजेसेंट वाले, वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। बट दूसरी चीज, पहली चीज क्या रहेगी, ये आपकी सेम रहेगी ना, पहली चीज आपके लिए सेम रहेगी। दूसरी चीज जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय डायरेक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक अगर राइट में फ्लो कर रही है तो दूसरी लेफ्ट में फ्लो करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के, या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय डायरेक्शनल लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, बाय डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस कंजुगेशन। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये एक मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, 3 जो हमारे पास p ऑर्बिटल है क्या है, एडजेसेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पकड़ दे तो 1, 2 और 1 3। ठीक है, 3 क्या हमारे पास एडजेसेंट है। और साथ ही साथ क्या इसमें देखेंगे, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए अगर ये आपका ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये बोन यहाँ जा रही है, तो ये बोन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, या कह सकते हैं ये बोन कहाँ पे आएगी, ऐसे कह सकते हैं सिंपली ये यहाँ पे चली जाएगी या आकर के यहाँ पे जमा होगी। यानी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये जो साइन हम लोग दिखा रहे हैं ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इस तरीके से डिनोट करता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे जो टेल होता है वो दिखाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहा है, और ये जो हेड है वो दिखाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है,
और ये किसको डिनोट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, कि एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिनोट करता है। और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए इस तरीके के डबल हेडेड एरो हम लोग बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। चलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इधर फ्लो करेगा तो यहाँ जाके जमा होगा, पहली एक हो सकती है, यानी इसके लिए लिखेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यानी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल है, या तो राइट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन या लेफ्ट में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जा रही। तो इस तरीके के सेगमेंट को या इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो। चलिए आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कितने कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की, कितने तरीके से कॉन्जुगेशन हो सकता है, पहली अगर बात करेंगे तो देखो क्या कह सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में किसके साथ हो, पाई इलेक्ट्रॉन के। जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड वो हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज विथ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो CH2 पे नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में किसके साथ है, ये इधर आ जाएगी, तो यहाँ जाके फिर क्या हो जाएगा, जमा होगा। यानी इस तरीके से क्या होगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी क्या, नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। अब यहाँ पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ अगर कंजुगेशन कराएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी पाई बॉन्ड के साथ क्या हो सकता है, कंजुगेशन हो सकता है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो सकता है किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड के साथ। अब इसमें ध्यान देंगे हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट एक सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट एक सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, तभी क्या कहेंगे हम लोग कॉन्जुगेशन में, या क्या सिंपली क्या कहेंगे, 3p ऑर्बिटल क्या है आपके पास, पैरेलल है और एडजेसेंट में पैरेलल है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। अब यहाँ पे नेगेटिव की जगह क्या कह सकते हैं, सिंपली नेगेटिव के जगह सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास NH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लोन पेयर है, अब ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है विथ पाई बॉन्ड। यानी क्या हो सकता है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो सकता है पाई बॉन्ड के साथ, लोन पेयर हो सकता है कॉन्जुगेशन में किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। क्या हो जाएगा, CH2, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन अब कितनी बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। बात क्लियर है। पहला क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज विथ पाई इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, लोन पेयर विथ पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तीसरी टाइप जो हो सकती है, तीसरी टाइप क्या हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्या लिख सकते हैं,
पाई इलेक्ट्रॉन विथ, इसको लिख सकते हैं सिंपली वैकेंट पी ऑर्बिटल, या कई बार क्या लिख सकते हैं सिंपली पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मान लीजिए CH2 CH और मान लीजिए CH2 पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें देखेंगे इसके पास क्या है, इस वाले कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल इस तरीके से, हाँ या ना। वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ क्या है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेगा आपके पास कॉन्जुगेशन में, ये इधर जाएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, और इस तरीके से आप पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, या फिर क्या हो सकता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज के साथ, हाँ या ना। चलिए सेम तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगली चीज कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख सकते हैं लोन पेयर हो सकता है सेम तरीके से। जैसे मान लीजिए इसके जगह पे आप NH2 लगा दे, ठीक है, क्या लगा दे NH2 लगा दे, और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास CH पे पॉजिटिव चार्ज है, CH पे क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इसको CH2 कर देते हैं ना, CH2 पे क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या देखेंगे कि अब लोन पेयर क्या है उसके साथ रेजोनेंस में है, यानी क्या कर सकते हैं कॉन्जुगेशन में, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा NH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास क्या जाएगा पॉजिटिव, इस तरीके से देखेंगे तो इसमें क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे आपके पास लोन पेयर हुआ सेम तरीके से क्या हो सकता है आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, सेम तरीके से क्या हो सकता है आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब नेगेटिव चार्ज इसी में मान लीजिए आपके पास NH नेगेटिव हो और इधर मान लीजिए आपके पास CH2 पॉजिटिव हो, ठीक है। जनरली ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से NH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी केसेस हो सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज भी क्या हो कॉन्जुगेशन में हो, आपके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो इस चीज को अगर जनरलाइज करें हम लोग, क्या करें जनरल वे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, या क्या लिख सकते हैं लोन पेयर लिख सकते हैं, या इस चीज को क्या लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है। बीच में क्या होगा एक सिंगल बॉन्ड, बीच में क्या होगा आपके पास एक सिंगल बॉन्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है पहले केस में मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो सकती है एक डबल बॉन्ड हो सकती है, हाँ या ना, या क्या हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यस और नो। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या इधर भी आपके पास क्या हो सकता है अगर मान लीजिए लोन पेयर है आपके पास, मान लीजिए ये लोन पेयर के लिए अगर देखेंगे तो लोन पेयर है तो इधर पे क्या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या क्या हो सकता है वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है। तो इस तरीके से कभी भी कंडीशन होगी, ठीक है। इधर भी आपके पास क्या हो सकता है और में हो सकता है आपके पास डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंपली ऐसे समझिए कि या तो एक पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट कभी भी इस तरीके का दिखेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है वो क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा कि कंपाउंड के पास क्या है 3 p ऑर्बिटल्स हैं विच आर एडजेसेंट एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। और ध्यान देंगे एक चीज को, जैसे ही इस दूसरे कंडीशन को फुलफिल करेगा कंपाउंड, जैसे ही इस दूसरे कंडीशन को फुलफिल करेगा कंपाउंड, आप देखेंगे कि पहला कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रखा है, क्योंकि ये कंडीशन आते ही मॉलिक्यूल ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा प्लेनर हो जाएगा। मॉलिक्यूल अगर ना भी चाहे तो ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा प्लेनर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब आपको 2-3 कंपाउंड देते हैं, इसमें आपको क्या करना है बताना है कि किसमें आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा या किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। आपको बताना है कि किसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा या किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहला कंपाउंड, इसमें बताना है आपको। दूसरा कंपाउंड है आपके पास ये। तीसरा कंपाउंड है आपके पास अभी जो थोड़ी देर पहले बेंजीन लिए, ठीक है। चौथा कंपाउंड है आपके पास पांचवा कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। और एक या दो हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आपके पास छठा और सातवां, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और मान लीजिए इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि किस में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है या किस में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है। बात क्लियर है? इनको बताओगे आप। अगले वीडियो में क्या करेंगे, पहले इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं रूल्स टू ड्रॉ, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले रूल जो होती है हम लोग सिंपली कह सकते हैं क्या कि each RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड must have valid structure, must have वैलिड स्ट्रक्चर। अब वैलिड स्ट्रक्चर कहने का मीनिंग क्या है? वैलिड स्ट्रक्चर कहने का मीनिंग है कि कंपाउंड में जो भी एटम यूज होगा, ठीक है, एटम में हम लोग ध्यान देंगे उसके ऑक्टेट रूल को कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, मॉलिक्यूल जो है अपने औकात से बाहर बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। यानी क्या कहेंगे हम लोग सिंपली, जितने बॉन्ड बनाने चाहिए, जितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, मैक्सिमम बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? यानी पहला रूल क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? उसका एक वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर सम एटम्स, जैसे कि मान लीजिए कई एटम्स के क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, या वैसे एटम्स जिनका वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो उनको छोड़ के क्या होना चाहिए? ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से, सॉरी, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखा है? 4 बॉन्ड बना रखा है। तो नाइट्रोजन के पास क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? या इसमें अगर बात करेंगे तो एक बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में लिखते हैं तो सिंपली क्या कर देते हैं, उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसको क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। तो ये क्या है? दोनों इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इधर आएगा, ये क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी जो कंडीशन बताया उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी क्या होगा? अब इसमें कॉन्जुगेशन होगी।
यानी दोनों के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, इसके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपको कभी भी ये इसमें देखेंगे और पहले वाले में देखेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना रखा है, यानी ये क्या कहलाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि सर हमने क्या करा, इसको तो इधर लेके आ गए और नाइट्रोजन को क्या करेंगे इसी तरीके से रख देंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे इसी तरीके से छोड़ देंगे, 5 बॉन्ड बना देंगे। तो नाइट्रोजन का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। ठीक है, नेवर 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। सिंपली क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, यानी इसको क्या कहेंगे, नॉट वैलिड या नॉट बोनाफाइड स्ट्रक्चर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है उससे ज़्यादा बॉन्ड आपको नहीं बना के देने हैं। बात क्लियर है, ये था आपके पास पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जो है कि सारे के सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास। क्या होना चाहिए, सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बात क्लियर है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर गई, ये बॉन्ड इधर आ जाएगी, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कभी भी ये नहीं करेंगे, कभी भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ये नहीं करेंगे कि सर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, बीच में क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यानी कि ये जो 2 था क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कभी भी नहीं करेंगे। ये क्या होगा, आपका वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, इसमें आपके पास देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं होंगे, सबके पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी पहले वाले में देखेंगे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। बात क्लियर है, चलिए, यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। तीसरी रूल जो है, तीसरी रूल क्या कहती है कि सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्या कह रहे हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास उनके जो एटम्स हैं, एटम से उनका पोजीशन क्या होना चाहिए, एटम्स का जो पोजीशन है वो सेम रहना चाहिए, एटम्स का जो पोजीशन है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, एटम का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये CH2, मान लीजिए आपके पास ये CO, ये H है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं करेंगे हम लोग कि सर इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से क्या कर देंगे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कर देंगे और कहेंगे सर DH2R रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन पहले यहाँ पे था, अब हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, यानी इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय एटम्स का जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर इसी कंपाउंड में क्या होता है आपके पास, मान लीजिए CH2 है, इसके पास नेगेटिव चार्ज रहता, 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रहता, ठीक है। तो इसमें हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते थे कि हाँ सर चलो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो एटम का पोजीशन क्या रहा है, सेम रहा, बस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है कॉन्जुगेशन में, उनके पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। बात क्लियर है। ये हुई आपके पास तीसरी रूल, जिसमें क्या है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स का जो है पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एटम्स का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। चौथी जो रूल है, चौथी रूल क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट एटम्स पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट, यानी क्या कह रहे हैं, आजू बाजू वाले एटम पे नहीं होने चाहिए, एटम पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, मान लो कई केसेस में इस तरीके के मान लीजिए प्रेजेंट रह जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके के प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम लोग कंसीडर ऐसे करेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या रहेगा, बॉन्ड बना देगा। तो इसको हम लोग कंसीडर ऐसे करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, ना कि ये। तो इसको रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कंसीडर करी जाएगी, ये करी जाएगी। यानी आजू बाजू वाले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जिसमें आजू बाजू वाले एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज रहेगा, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इन द कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात क्लियर है। ये 4-5 स्ट्रक्चर्स थे, सॉरी 4 आपके पास रूल्स थे। इन 4 रूल्स को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय, ठीक है। पहले रूल क्या थे आपके पास, पहले रूल है कि सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास क्या होनी चाहिए, वैलिड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी बोनाफाइड स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तीसरा क्या है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स का जो पोजीशन है वो सेम रहना चाहिए सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। और चौथा चीज़ क्या है कि आजू बाजू वाले एटम में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेज रहेंगे तो उनको क्या कर देंगे, हम लोग सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको सिंपली कंसीडर नहीं करेंगे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेटिंग हाइब्रिड में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं और आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने कितने होंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और उनको कैलकुलेट करना है। जैसे पहला मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग ये, इसके क्या करने हैं, आपको सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने और कैलकुलेट करने। तो पहले को हम लोग समझते हैं, बाकी हम लोग एक्सरसाइज में लेंगे, होमवर्क के तौर पे लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ये इधर आ जाएगा। और पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से
इनके बीच में डबल बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा, इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो एक बॉन्ड की क्या होगी, कमी, यानी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकती है। अब रेजोनेंस होगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये आ गया यहाँ पे, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यानी अब रेजोनेंस इधर आ जाएगी। क्या हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर आपके पास, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर से देखोगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे रेजोनेंस होगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास, CH2 पॉजिटिव, यानी पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जहां से स्टार्ट किए थे वहां तक जाने में आपको जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे रेजोनेटिंग वाले, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारे क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ ये देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है सब में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने की अगर बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने की बात करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, CH2। अब देखो पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ कहाँ घूम रहा है, कार्बन, पहले वाले कार्बन से लेकर पूरे रिंग में घूम रहा है, यानी इनके बीच में क्या हो जाएगा, ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, क्या है, दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव आपके पास यहाँ भी रहेगा, साथ ही साथ डेल पॉजिटिव यहाँ भी पूरा रिंग में भी सर्कुलेट हो रहा है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे रिंग में भी घूम रहा है, साथ ही साथ इस पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या का हाइब्रिड जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल के लिए वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम तरीके से क्या करने, ड्रॉ करने। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ठीक है। चौथा मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पांचवा मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ये, छठा मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। सातवां मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ये है। आठवां मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास ये है। अगला मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है। इनका सबका क्या करना है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, काउंट करना है कि किसके लिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर इनको अगर नंबरिंग करते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आपको 8 दे रहे हैं ये करने के लिए, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये सारे आप ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग इसके इफेक्ट्स को और कुछ अच्छे अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कुछ और एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में इसके काइंड ऑफ इफेक्ट्स को पढ़ेंगे कि रेजोनेंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप
देख रहे हो, अगर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो वैसे लोगों से शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो क्या रेलिवेंट है और जिनको ये हेल्प कर सके। ठीक है, इस चैनल में अगर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।